गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेज में हम अध्ययन कर रहे थे इंग्लिश कंपलसरी का लेसन नंबर 9 ए वॉक थ्रू द फायर, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि एडी स्मिथ जो इसके ऑथर है वो अपने जीवन काल में हुई जो कुछ घटनाएं थी उनका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। शुरुआत से हम बताते हैं थोड़ी सी कहानी के बारे में। तो अब तक क्या कुछ हुआ है कि 1947 के प्रारंभ में जब लेखक सैपर कैंप में नियुक्त था तो उस समय पर उनके साथ में जो इंसिडेंट हुई उसने एक बूढ़े व्यक्ति को बचाया, और बूढ़े व्यक्ति को बचाने के बाद में जब वो दोबारा से उनकी पोस्टिंग दिल्ली हेडक्वार्टर पर हो गई थी तो उस रात जाने से पहले वही उस रात को क्या होता है कि कुछ इंडियन लोगों की मंडली जो कर्तव्य दिखाने के लिए आई हुई थी वो उसको देखने के लिए चले जाते हैं। हालांकि मानते हैं कि वो उसकी मजाक बनाने के लिए गए थे, लेकिन वह जैसे ही प्रोफेसर राव के नेतृत्व में जब वो इस मंडली के कारनामों के देखते हैं तो वो संदेह बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। और उसके बाद में एक ट्रक जो है प्रोफेसर राव की सीने पर चढ़ करके निकलता है, और फिर इसके तदुपरांत एक जो उनके साथ आया हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति था वो आग पर चल करके अपने आप को तपते हुए जो लोहे हैं, तपते हुए जो कोयले हैं उन पर चल करके दिखाता है, और ये सभी देख करके उसको सन्न रह जाते हैं। उसके बाद हम पेज नंबर 62 पर लंत वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अब ही हैड लुक्ड एट मी वंस। इसके बाद देखते हैं कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति जो था उसने जो हैंडकरचीफ था, रुमाल जो था, उसको थमा दिया था, और थमा देने के बाद में ही हैड लुक्ड एट मी वंस, उसने एक बार के लिए मुझे देखा, ब्रीफली थोड़ी देर के लिए। एज ही पास्ट द हैंडकरचीफ टू मी, जैसे ही उसने वो जो हैंडकरचीफ था, हैंडकरचीफ का मतलब रुमाल, जैसे ही उसने वो रुमाल मेरे पास में पास किया, मेरे को थमाया, बट व्हेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम ही लुक्ड अवे अगेन, सो आई केप्ट माई माउथ शट। लेकिन जैसे ही मैं उससे कुछ बोलने वाला था, जब आई वांट टू स्पीक टू हिम, मैं उससे कुछ बोलने ही वाला था, ही लुक्ड अवे अगेंस्ट, में दूर की तरफ देखने लगा, सो ताकि इसलिए आई केप्ट माई माउथ शट, ताकि मैं जो मेरा मुंह है उसको बंद रख सकूँ, यानी कि मैं उसके बारे में कुछ भी बता ना सकूँ, उसको आइडेंटिफाई ना कर सकूँ कि कोई जो व्यक्ति था वो अनजान नहीं था। तो इसलिए उसने दूसरी तरफ देखने लगा है जैसे कि वो अनजान बन रहा हो। If he wanted to pretend that he did not understand English, then that was all right by me. If अगर he wanted to pretend, वो बहाना बनाना चाहता था कि he did not understand English, कि वो इंग्लिश नहीं समझता था, then that was all right by me, जैसा कि इसके लिए मेरे को बिल्कुल ठीक बात लग रही थी। कोई बात नहीं है, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो इस प्रकार से बहाना बनाने की कोशिश कर रहा था जैसे कि उसको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि लोग जो थे वहाँ पर उसकी प्रशंसा कर रहे थे इंग्लिश में, और इस प्रकार से बहाना बनाते हुए दिखा रहा था कि जैसे कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती हो। तो ये बात मेरे लिए बिल्कुल ठीक ही कोई बात नहीं है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी प्रशंसा हो रही है और मैं इस प्रशंसा को सुन सकता हूँ, वो भी सुन सकता है, लेकिन अगर सबको ये पता पड़ जाए कि इस बूढ़े व्यक्ति को इंग्लिश आती है तो फिर उसकी इतनी प्रशंसा नहीं होगी। इस बात के लिए मैं भी बिल्कुल ऑल राइट था। ऑब्वियसली, बिल्कुल स्पष्ट बात थी। इट अम्यूज्ड हिम, यह इसको मनोरंजित कर रही थी। ये जो बात थी, ये जो प्रशंसा हो रही थी वहां पर उस बूढ़े व्यक्ति की, इट अम्यूज्ड हिम, यह उसको मनोरंजित कर रही थी, उसको प्रसन्न बना रही थी। टू लिसन द कमेंट्स ऑन द एडमायरिंग क्राउड, किसका कमेंट्स? एडमायरिंग क्राउड का मतलब है प्रशंसा करती हुई जो भीड़ थी वहां पर, जो वो कमेंट के तौर पर प्रशंसा कर रही थी, तो उसको सुन करके जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत ही ज्यादा अम्यूज्ड हो रहा था। गैदर, जो इकट्ठा हुई थी अराउंड हिम, उसके चारों ओर, उस बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर जो एडमायरिंग क्राउड थी, एडमायरिंग क्राउड का मतलब हो गया प्रशंसनीय जो भीड़ थी, जो प्रशंसा करने वाली जो भीड़ थी, उसकी कमेंट सुन करके वो जो बूढ़ा व्यक्ति था बहुत ज़्यादा अम्यूज हो गया था। द प्रोफेसर हैड बाई नाउ रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर विद द 5 ton ट्रक एंड he came over to say in halting English that the firewood walker would take a volunteer with him across the fire trench। अब क्या होता है कि जो प्रोफेसर जो था, जो उस समय पर चल करके आया था, मतलब जो प्रोफेसर के ऊपर जो 5 टन का जो वजनी ट्रक चढ़ाया गया था, वो प्रोफेसर जो था वो रिकवर हो चुका था। द प्रोफेसर हैड बाय नाउ, अब तक हैड रिकवर्ड, वो रिकवर्ड हो चुका था, फ्रॉम हिज एनकाउंटर, उसकी जो भेंट हुई थी, मुलाकात जो हुई थी किससे? विथ द 5 ton ट्रक, उसे 5 टन का जो ट्रक था उससे जो उसकी मुलाकात हुई, इसका मतलब 5 टन का जो ट्रक उसके ऊपर चढ़ के गया था उससे अब वो रिकवर हो चुका था। एंड और ही केम ओवर टू से, और वो कहने के लिए आया
क्या कहने के लिए आया, इन हाल्टिंग इंग्लिश। हाल्टिंग इंग्लिश का मतलब रुक रुक करके इंग्लिश में, मतलब टूटी फूटी जो उसको आती थी। अब ये ध्यान रखना, बूढ़ा व्यक्ति को तो परफेक्ट इंग्लिश आती थी, लेकिन प्रोफेसर जो था वो रुक रुक कर इंग्लिश बोल रहा था। तो रुक रुकते हुए जो इंग्लिश थी उसमें उसने कहने के लिए आया दैट की द फायर वॉकर वुड टेक ए वॉलंटियर, कि फायर वॉकर जो है, फायर वॉकर का मतलब क्या हो गया, जो आग पर चलने वाला जो व्यक्ति है। आग पर चलने वाला व्यक्ति कौन था, वो बूढ़ा व्यक्ति। कि जो फायर वॉकर है वुड टेक ए वॉलंटियर, वो एक वॉलंटियर लेगा। वॉलंटियर का मतलब स्वयंसेवक, जो अपनी इच्छा से आगे आए, वो वॉलंटियर लेगा विथ हिम, उसके साथ अक्रॉस द फायर ट्रेंच, इस फायर ट्रेंच को पार करने के लिए। यानी कि जो आग का जो गड्ढा बनाया हुआ था जिसके ऊपर वो बूढ़ा व्यक्ति चल करके गया था, उस आग के गड्ढे को पार करने के लिए तुम में से किसी एक वॉलंटियर को वो लेगा। वॉलंटियर का मतलब क्या हो गया, अपनी इच्छा से कोई भी व्यक्ति आगे आना चाहता है तो वो आ सकता है, उसको वो आगे चल करके दिखाएगा। दिस ऑफ कोर्स प्रोड्यूस ए बिग लाफ। अब इस पर क्या होता है, ऑफ कोर्स निसंदेह, दिस प्रोड्यूस ए बिग लाफ, इस पर सभी के सब जो लोग थे वो ज़्यादा हंसने लग गए कि कौन ऐसा पागल है जो इसके साथ आएगा, इसके साथ इस आग के गड्ढे पर चल के दिखाएगा। तो ऐसा कोई भी नहीं था। इस प्रकार से सारे के सारे जो लोग थे वो हंसने लगे। बट आई डिडंट नॉट ज्वाइन, लेकिन मैं इसमें ज्वाइन नहीं हुआ। यानी कि इस हंसने में मैं ज्वाइन नहीं था, मैं बिल्कुल भी नहीं हंसा। यहाँ पर लेखक कहता है कि मैं इस हंसने में बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं हुआ। आई न्यू देन दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच। देन उस समय पर मैं जान गया था कि आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, की मैं उस आग के गड्ढे को पार करने जा रहा हूँ। उस समय पर मैं अपने आप को समझ गया कि मैं ऐसा नहीं, इसका मतलब मैं उस आग के गड्ढे को पार करने जा रहा था। ऑल्दो, हालांकि द वेरी थॉट ऑफ इट, हालांकि इसका जो विचार मात्र था, वेरी थॉट ऑफ इट, हालांकि इसका जो विचार मात्र था, मेड मी गो आइस कोल्ड विथ फियर, उसने मेरे को फियर से, फियर का मतलब डर, उसने मेरे को डर से बिल्कुल आइस कोल्ड कर दिया। आइस कोल्ड का मतलब बर्फ के जैसा ठंडा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका विचार मात्र जो था उसने मुझे भैंसे आज़ाद कर दिया। मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि मैं उस तपते हुए कोयले पर, तपती हुई आग के ऊपर चलकर दिखाऊं। आई वॉकड ओवर द फायर वॉकर एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। आई वॉकड, मैं गया, ओवर द फायर वॉकर, उसे आग पर चलने वाले व्यक्ति के पास। फायर वॉकर का मतलब बूढ़ा व्यक्ति था। तो मैं उस बूढ़े व्यक्ति के पास में गया एंड स्टूड, और खड़ा हो गया, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसी के सामने। ही प्लेस्ड हिज हैंड्स अपॉन माई शोल्डर्स एंड सेड वेरी क्वाइटली सो दैट नन बट माई सेल्फ कुड हियर। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था फायर वॉकर, ही प्लेस्ड, उसने रख दिया, हिज हैंड्स, उसके हाथों को, अपॉन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों के ऊपर, उसने अपने हाथों को मेरे कंधों को ऊपर रखा। एंड सैड, और कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, वही बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी उसने मदद की थी उसे ट्रक, जब वो उसको बुरी तरह पीटा जा रहा था रास्ते में। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उसको बिल्कुल शांति से कहा, इतनी क्वाइटली से कहा, इतने शांति के साथ में कहा, इतना धीरे से कहा, सो दैट, ताकि नन बट माई सेल्फ, कोई भी व्यक्ति नहीं सुन सके, बट लेकिन कौन सुन सकते, माई सेल्फ, मैं खुद जो है कुड हियर, इसको सुन सके। नन बट माई सेल्फ, लेकिन मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति उसको नहीं सुन सके। व्हेन यू पुट असाइड योर बूट्स, साहेब, पुट असाइड योर फियर, द फायर विल नॉट हार्म यू। ये बात कही थी उस बूढ़े व्यक्ति ने। क्या कहा कि व्हेन यू पुट असाइड योर बूट्स, जब तुम अपने जूतों को बगल में रखते हो, यानी कि जब अपने जूतों को तुम खोलते हो, हटाते हो, पुट असाइड बगल में रख देते हो, साहेब, तो पुट असाइड योर फियर, तो अपने डर को भी बगल में हटा देना, यानी कि जो डर है उसको भी छोड़ देना। द फायर विल नॉट हार्म यू, ये जो आग है वो तुम्हें हार्म नहीं करेगी। हार्म का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना। कि साहेब, जब तुम अपने बूट्स को, अपने जूतों जो है उनको हटाते हो, तो उस समय पर अपने डर को भी हटा देना, ये जो आग है वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं ज़मीन पर ही बैठ गया। एंड टुक ऑफ माई गेटर्स, बूट्स एंड सॉक्स, और मैंने अपने जो गेटर्स थे, गेटर्स का मतलब है इस घुटने से लेकर पैर तक पहने जाने वाले जो कपड़े थे उनको हटा दिया, बूट्स, जूतों को हटा दिया, एंड सॉक्स, और जुराबों को हटा दिया। स्ट्रेंजली इनफ, बिल्कुल इनफ, हैविंग डन दिस आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, ओनली इंटेंसली क्यूरियस। अब होता क्या है, स्ट्रेंजली इनफ, काफ़ी हद तक कह सकते हैं अपन कि हैविंग डन दिस, ऐसा करने के बाद आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, मेरे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं रहा। आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, मेरे को बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हुआ। केवल क्या थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुकता थी।
डर तो बिल्कुल भी नहीं था। अब मैंने अपने जूते हटा दिए, गेटर्स हटा दिए, सॉक्स हटा दिए, इसके बाद में इतने अजीब तरीके से करने के बाद जब मैंने सब कुछ कर दिया तो उसके बाद में भी मेरे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था, केवल उत्सुकता थी वहाँ पर चलने की। आई वॉकड अक्रॉस टू द बिगिनिंग of the trench and the fireworker splashed water over my feet and also over his own. I walked across the beginning of the trench. मैं चला गया, कहाँ पर चला गया? beginning of the trench, यानी कि जो गड्ढे का जो शुरुआती स्थान था, यानी गड्ढा का जहाँ से स्टार्ट हो रहा था उस स्थान पर मैं चला गया। एंड फायर वॉकर, और जो वो आग पर चलने वाला व्यक्ति था, स्प्लैश्ड वाटर ओवर माई फीट, उसने मेरे पैरों के ऊपर पानी का छिड़काव किया। स्प्लैश कर दिया, स्प्लैश का मतलब छिड़काव करना, तो उसने मेरे पैरों के ऊपर छिड़काव कर दिया पानी का। एंड आल्सो ओवर हिज ओन, और फिर अपने खुद के पैरों के ऊपर भी उसने पानी का छिड़काव किया। ही देन स्पोक टू मी वेरी सॉफ्टली, फिर उसने बड़े धीरे के साथ में, सॉफ्टली बिल्कुल मधुरता से मुझसे बोला। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू क्लोज माई आइज, कि मेरी आंखों को बंद कर लो। मुझसे कहा कि क्लोज माई आइज, अपनी आंखों को बंद कर लो। एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड, और थिंक हार्ड, गहनता से सोचो, किसके बारे में? ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदानों के बारे में। एंड द पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड, और पीसफुल का मतलब बिल्कुल शांति से भरा हुआ इंग्लिश कंट्री साइड। इंग्लिश का मतलब अंग्रेजों का कंट्री साइड का मतलब है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र, यानी कि अपने गांव में बिल्कुल शांति जो छाई रहती है उसके बारे में सोचो, हरियाली के बारे में सोचो, अपनी आंखों को बंद कर लो। ये उसने कहा बिल्कुल धीरे से, क्लोज माई आइज, के अपनी आंखों को बंद कर लो और गहनता से सोचो हरे मैदानों के बारे में और अपने गांव के जीवन के बारे में, गांव का जो शांतिपूर्वक जीवन था उसके बारे में सोचो। आई वॉज टू इमेजिन दैट आई वॉज वॉकिंग अलोंग ए कंट्री लेन एंड ऑल द वाइल आई वॉज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड्स। अब होता क्या है, आई वॉज टू इमेजिन, मैं कल्पना करने वाला था। आई वॉज टू इमेजिन, मैं कल्पना करना था दैट कि आई वॉज वॉकिंग अलोंग ए स्ट्रीट कंट्री लेन, कि मुझे ये इस चीज़ की कल्पना करनी थी कि जैसे कि मैं कहाँ पर चल रहा था, एक कंट्री लेन, यानी कि गांव की सड़क पर चल रहा था। कंट्री का मतलब है यहाँ पर किससे लगाएंगे, यहाँ पर गाँव, जो उसमें बिल्कुल शांति बनी रहती है। तो मुझे ये कल्पना करनी थी कि मैं कहाँ चल रहा था, गाँव की सड़क पर चल रहा था, गाँव की गलियों में चल रहा था। एंड ऑल द वाइल, और इसी के समय, आई वाज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड्स, मुझे अपने हरे जो मैदान देखे थे मैंने बचपन में अपने गांव में, उन हरे मैदानों को कॉन्सेंट्रेट करना था, कॉन्सेंट्रेट कर लो, उन पर मुझे ध्यान देना था। ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, अब वो मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। तब ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा हो गया। विथ हिज बैक, अपनी पीठ के साथ, यानी कि उसकी पीठ मेरे सामने हो गई। अब मैं उसके पीछे हो गया, उसकी पीठ मेरे सामने थी। टू वार्ड्स में, मेरे आगे उसकी पीठ थी। वंस मोर टुवार्ड्स मी एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू प्लेस माई हैंड्स, कि अपने हाथों को रख लो ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधों पर, कि मैं अपने हाथों को उसके कंधों पर रख लूँ, इस प्रकार से उसने मुझसे कहा। ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रक्शंस, उसने दोबारा से रिपीट किया, दोबारा से दोहराए, उसके जो दिशा निर्देश थे, इंस्ट्रक्शन थे, उनको दोबारा से दोहराए। टू मी, मुझे। एंड वंस मोर, एक बार फिर से दोहराए। एंड देन, और फिर, विद आइज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद करने के बाद। एंड कॉन्सेंट्रेटिंग हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड्स, और हरे मैदानों पर ध्यान देने के लिए। आई फेल्ट हिम, मैंने उसे महसूस किया। बिगिनिंग टू मूव, यानी कि हिलना शुरू कर दिया था, स्लोली, धीरे धीरे, फॉरवर्ड्स का मतलब आगे। अब मैंने महसूस कर लिया कि हाँ भाई, अब धीरे धीरे जो है ये जो फायर वॉकर था वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया था। मैंने ये बात महसूस कर ली, अपनी आंखें बंद कर रखी थी और हरे मैदानों का मैं बड़ी हार्डली के साथ में, बड़े कठोरता के साथ में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, अब यहाँ से देखो वो सोच रहा है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, कि मैं वापस से कहाँ पर था, इंग्लैंड में था। टू बी प्रेसाइज, अगर सही कहूँ तो, टू बी प्रेसाइज, यदि सही कहूँ तो, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रॉकफील्ड रोड, कि मैं चल रहा था, कहाँ पर चल रहा था, अलोंग द रॉकफील्ड रोड जो है उसके सारे मैं चल रहा था। जस्ट आउट मोन माउथ, जो कि बिल्कुल भारतीय किसके, मोन माउथ के, नियर हेनरी पार्क के पास में। यहाँ पर जगह बताई जा रही है कि हेनरी पार्क के पास में जो मैन माउथ के बाहर जो रॉकफील्ड रोड है वहाँ पर मैं चल रहा था। इस प्रकार से अब ये सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, क्योंकि उसको कॉन्सेंट्रेट करना था अपने गांव के जीवन पर।
इट वाज ए स्ट्रेच ऑफ रोड, ये एक फैला हुआ रोड था, विच आई हैड वॉकड अलोंग मैनी टाइम्स, जिस पर मैं कई बार चला था। ये एक स्ट्रेच रोड था, स्ट्रेच रोड का मतलब एक फैला हुआ रोड था, फैली हुई सड़क थी जिसके ऊपर मैं काफ़ी बार चला था। व्हेन आई वाज लिविंग एट रॉकफील्ड, जब मैं कहाँ पर रह रहा था, रॉकफील्ड में रह रहा था। यानी कि लेखक अब यहाँ पर उसे तपते हुए कोयले के ऊपर चलते चलते कल्पना कर रहा है, वो उसको पता नहीं नीचे क्या हुआ, तो केवल अपनी देहाती जो जीवन है, अपना गांव का जो जीवन है उसमें घूम रहा है कि आई वॉज लिविंग एट रॉकफील्ड, मैं रॉकफील्ड में रह रहा था इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वार, यानी कि अर्ली पार्ट ऑफ द वार, वार का मतलब युद्ध, जो विश्व युद्ध हुआ था उसके प्रारंभ में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में होता, तो 1939 के लगभग आसपास की बात सोच रहा है वो कि 1939 के जो युद्ध हुआ था उस समय पर मैं रॉकफील्ड में रह रहा था, तब की बातें उसको याद आ रही थी। ऑन आइदर साइड ऑफ मी वर ग्रीन फील्ड्स, और मेरे दोनों ओर, ऑन आइदर साइड ऑफ मी, मेरे दोनों ओर वर ग्रीन फील्ड्स, कौन थे, हरे मैदान थे, हरे खेत थे। एंड द सीन वाज इन्फिनिटली पीसफुल, और ये जो सीन था, ये जो दृश्य था वो इन्फिनिटली यानी कि अनंत शांति देने वाला था। पीसफुल का मतलब शांतिप्रद था। इट वाज ए लवली समर डे, ये एक बहुत ही प्यारा सा गर्मियों का दिन था। एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन रेज, और मैं फील कर सकता था, फील का मतलब महसूस कर सकता था, किसको, द वार्मथ ऑफ द सन्स रेज, सन के पीछे लग रहा है अपोस्ट्रोफेस यानी कि काके की, जो सूर्य की जो किरणें थी, रेज का मतलब किरणें की जो गर्मी थी, उनको मैं महसूस कर रहा था। पेंट्रेटिंग माई क्लोथिंग, जो मेरे कपड़ों के अंदर भेद रही थी। पेंट्रेट का मतलब होता है भेद करना, इसका मतलब सूर्य की जो किरणें थी वो मेरे धीरे धीरे मेरे कपड़ों के अंदर जा रही थी। माई माइंड वाज वंडरफुल्ली एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट, मेरा जो दिमाग था बिल्कुल अद्भुत रूप से या कह सकते हैं पूर्ण रूप से बिल्कुल शांति में था। एंड नेवर बिफोर, और पहले कभी भी नहीं, नॉर सिम्स, तब से पहले, आई अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ माइंड, मैंने तब से पहले कभी भी इस प्रकार की जो मन स्थिति थी उसको कभी भी प्राप्त नहीं किया था। इसका मतलब ये कह रहा है कि मैंने इससे पहले कभी भी इस प्रकार की जो मन की स्थिति थी, बिल्कुल शांत मन था उस समय पर, उसको मैंने कभी भी पहले नहीं प्राप्त किया है। सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड एज दो द सन हैड डिसअपेयर्ड बिहाइंड ए क्लाउड, अचानक से मैंने अपने आप को महसूस किया। सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ, अचानक से मैंने अपने आप को महसूस किया, गो कोल्ड, ठंडा पड़ते हुए, जैसे कि मेरे को नीचे ठंडा लगा हो, इस प्रकार से मैंने महसूस किया। एज दो, जैसे कि द सन हैड डिसअपेयर्ड बिहाइंड द क्लाउड, जैसे कि जो सूर्य है एक बादल के पीछे छिप गया हो। इस प्रकार जब ठंड पड़ने लग जाती है सूर्य बादल के पीछे छिप जाने के बाद में, उसी प्रकार से मुझे वहाँ पर ठंड महसूस हुई। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखों को खोला। एंड आई वॉज बैक, और मैं पीछे था। एज बिफोर, पहले की तरह। स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, यानी कि उस फायर वॉकर के पीछे खड़ा हुआ था। अभी भी मैंने जब आंखें खोली तो मैं बिल्कुल पीछे था, पहले की तरह ही पीछे था। एज बिफोर, पहले की तरह मैं पीछे था। स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, और उसे आग पर चलने वाला जो व्यक्ति था उसी के पीछे मैं खड़ा हुआ था। विद माई हैंड्स स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर्स, अभी भी मेरे जो हाथ थे वो उसके कंधों पर टिके हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। अभी भी मेरे जो हाथ थे स्टिल रेस्टिंग, अभी तक रेस्टिंग कर रहे थे, टिके हुए थे, अपॉन हिज शोल्डर, उसके कंधों पर। ही टर्नड अराउंड, वो घूमा। एंड फेसड मी, और मेरे सामने चेहरा किया, क्योंकि मैं पहले पीठ पर था वो, तो अब वो घूम गया और मेरे सामने उसका चेहरा हुआ। एंड इट वाज देन दैट आई रियलाइज्ड दैट आई वाज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच, अब मैंने महसूस किया। इट वाज देन दैट, तब मैंने महसूस किया कि आई वाज नाउ स्टैंडिंग, अब मैं खड़ा हुआ था, विद माई बैक, मेरी पीठ के साथ में, टू द फायर ट्रेंच, यानी कि फायर ट्रेंच के पास में, यानी कि अब मेरी जो पीठ थी वो फायर ट्रेंच के पीछे की तरफ थी, यानी कि मैं एक बार तो फायर ट्रेंच को पार कर चुका था, उस गड्ढे को मैं पार कर चुका था। वी हैड वॉकड द लेंथ ऑफ इट एंड बैक अगेन टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसके बाद क्या हुआ, वी हैड वॉकड, हम आगे चले, द लेंथ ऑफ इट, इसकी सीमा तक, एंड बैक अगेन, और दोबारा से आए, टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट, और हमारे उसे स्टार्टिंग पॉइंट पर, यानी कि जहाँ से हमने शुरू किया था उसके वहाँ पर हम वापस आ गए। यानी कि अभी तो हम कहाँ खड़े थे, हमने एक बार उसको पार कर लिया था, उसके बाद मेरी पीठ किसकी ओर पीछे हो गई थी, उसे फायर ट्रेंच के पीछे, क्योंकि आप सीधा पार कर जाओ फिर आपकी पीठ जो है फायर ट्रेंच की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब फिर वो घूमे और वापस से उसी जगह पर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। आई नेवर सा द फायर वॉकर अगेन, मैंने कभी भी उस फायर वॉकर को दोबारा नहीं देखा। आई नेवर सा, मैंने कभी भी नहीं देखा द फायर वॉकर, उस आग पर चलने वाले व्यक्ति को दोबारा से।
आई वॉज कम्प्लीटली bewildered बाई वॉट हैड हैपन। मैं पूर्ण रूप से हक्का बक्का था। bewildered का मतलब होता है हक्का बक्का हो जाना, कि मैं पूर्ण रूप से हक्का बक्का था कि बाय वाट जो कुछ भी हुआ, हैड अपन वहाँ पर हुआ था, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था उससे मैं पूरी तरीके से हक्का बक्का था। एंड इन द एक्साइटमेंट और उत्सुकता के मारे दैट फॉलो जो वहाँ पर हो रही थी, व्हेन एवरीवन केम जब प्रत्येक व्यक्ति आया, क्राउडिंग अराउंड मी मेरी तरफ भीड़ करते हुए, आई लॉस्ट साइट ऑफ ही मैंने उसको बिल्कुल, आई लॉस्ट साइट मैंने उसकी जो उसको देख रहा था उसको बिल्कुल खो दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। यानी कि ये होता क्या है कि एक्साइटमेंट जब मेरे सबके अंदर आ गई थी तो सारे जो लोग थे वो मेरे अंदर मेरे पास में आकर के बैठ गए, मतलब मेरे पास आने लगे। इस प्रकार से वहाँ पर भीड़ लग गई और भीड़ में वो मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। लेटर बाद में, when just about everyone on the camp had inspected my feet which were completely unremarked and I was once again allowed to put my boot on। बाद में क्या होता है, when जब just about everyone प्रत्येक जो व्यक्ति होता है on the camp उस कैंप में, had inspected प्रत्येक व्यक्ति ने निरीक्षण कर लिया था my feet मेरे पैरों को, विच वर कम्प्लीटली अनमार्कड जो पूर्ण रूप से अनमार्कड थे, यानी कि मेरे पैरों के ऊपर कोई नाम निशान नहीं था। एंड आई वाज वंस अगेन और भी एक बार फिर से मुझे अलाउड अनुमति दे दी गई थी टू पुट माई बूट ऑन मेरे जूतों को पहनने की, पुट ऑन मतलब पहनना, तो मेरे जूतों को पहनने की एक बार फिर से मुझे अनुमति दे दी गई थी जब वहाँ पर मेरे पैरों में कोई निशान वगैरह नहीं थे, अनमार्कड थे। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, अब मैं मैं गया लुकिंग फॉर हिम उसको ढूंढने के लिए, उस बूढ़े व्यक्ति को मैं ढूंढने के लिए गया। बट ही हैड डिसअपेयर्ड लेकिन अब वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया था। आई टैकल्ड द प्रोफेसर अबाउट हिम। आई टैकल्ड, वैसे टैकल का मतलब होता है व्यवस्था करना, एक तरीके से निपटाना, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं एक तरीके से स्पष्ट करना। तो आई टैकल द प्रोफेसर अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में प्रोफेसर से बातचीत की, उससे स्पष्ट किया। बट ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर सका। और कुड नॉट टेल मी एनीथिंग, या फिर कुछ बताना नहीं चाहा था उसने, या तो वो कुछ बता नहीं सका या फिर वो बताने चाहा ही नहीं रहा था। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डे, अगले सुबह क्या होता है, एज सुन एज इट वाज लाइट, जैसे ही उजाला हुआ, अगली ही सुबह जैसे ही उजाला हुआ, आई बोरोड ए ट्रक, तो मैंने एक ट्रक जो था वो उधार लिया। आई बोरोड ए ट्रक, मैंने एक ट्रक उधार लिया। एंड वेंट अक्रॉस द फिरोजगुड़ा, और कहाँ से की ओर बढ़ गया, फिरोजगुड़ा की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसने अपना एड्रेस बताया था फिरोजगुड़ा, तो मैं फिरोजगुड़ा की ओर बढ़ गया। टू सी, देखने के लिए, इफ़ आई कुड ही फाइंड हिम, किया काश मैं उसको फाइंड कर सकूँ, उसे मैं तलाश सकूँ। तो इस वास्तव के साथ में मैं फिरोजगुड़ा गया। बट लेकिन इट वाज ए होपलेस टास्क, लेकिन ये जो मेरा काम था बिल्कुल होपलेस था, निराशपूर्ण था, क्योंकि वो मेरे को नहीं मिला। एंड और ए फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटों के बाद में, आई वॉज ओनली माई वे टू न्यू दिल्ली, मैं मेरे रास्ते पर था किसकी ओर, न्यू दिल्ली की ओर, क्योंकि उसकी पोस्टिंग कहाँ हो गई थी, न्यू दिल्ली। तो मैं मेरे न्यू दिल्ली के रास्ते पर आ गया था उसको ढूंढने के बाद में, लेकिन वो मेरे को नहीं मिला। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर था एडी स्मिथ के द्वारा लिखा गया, जो इन्होंने हमारा देश छोड़ करके जाने के बाद में अपने स्वदेश में लिखा था, और यहाँ की जो उसके साथ घटनाएं हुई थी उनको इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से उल्लेख किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है या तो हम डिस्कस कर लेंगे या फिर आपकी इसे भी PDF डाल दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेज में।